बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतलैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और नया टॉपिक इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनके बारे में मालूमात नहीं होती और यहाँ बैठ कर हम कोशिश करते हैं कि उसके बारे में आपको मालूमात दे सकें। अच्छा, इस हवाले से टॉपिक मैंने बहुत बार अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस भी किया है क्योंकि अमूमन दांतों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के अंदर देखा जाए, बड़ों के अंदर देखा जाए, तमाम लोग इस कशमकश का शिकार रहते हैं कि दांतों के मसाइल क्यों उतने उभरते जा रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी कोई केयर ऐसी नहीं हो पाती या हम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर दीगर हमारे कोई इश्यूज लाहक होते हैं या इंटरनली कोई ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से दांतों के मसाइल उभरते जा रहे हैं। बच्चों को देखा जाए तो बच्चों के अंदर भी ये क्रिएटिविटी आ रही है क्योंकि जिस तरीके से सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, साथ ही साथ जंक फूड का आजकल बेदरे इस्तेमाल है जिसकी वजह से काफ़ी दांतों की प्रॉब्लम्स जो है वो जागर होती जा रही हैं। इसी तरीके से बड़ों की बात की जाए तो बड़ों के अंदर भी यही मसाइल है और बड़े भी इसी कशमकश का शिकार हैं कि किस तरीके से दांतों के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि दांत में जब तकलीफ होती है, दांत पे जब कीड़ा लग जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि घर के अंदर कोई रेमेडी ले लें या घर के अंदर कोई प्रिकॉशन कर लें और इससे हमारे दांतों की तकलीफ जो है वो दूर हो जाएगी। फर्स्टली हम लोग करते हैं क्या है कि फर्स्ट एड ले लेते हैं। फर्स्ट एड लेने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अब हमारा जो पेन जो है वो रिलीफ हो गया और उसके बाद अब हम सुकून में आ गए। लेकिन जो इंटरनली उसके अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं या इंटरनली उसके अंदर कोई भी बीमारी है या कोई भी एक प्रॉब्लम है जो कि आप नहीं पकड़ पा रहे, वो एक डॉक्टर ही पकड़ सकता है। तो कोशिश किया करें कि एक डेंटल सर्जन के पास जाना आपका बड़ा ज़रूरी है क्योंकि दांत जो है वो आपकी पूरा दारोमदार आपके मुंह का उसी पर होता है क्योंकि आपने खाना पीना उसी से होता है और आपके मुंह के अंदर इनटेक जो ग़िज़ा जा रही होती है वो उसी से जा रही होती है। तो लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि घर के अंदर तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, नुस्खे इस्तेमाल कर लें, टोटके ले लें, लेकिन उससे वक्ती तौर पर रिलीफ तो मिलता है लेकिन आगे जाकर उससे और ज़्यादा मुश्किलात भी पैदा हो सकती है। तो मेरे साथ आज जो दांतों के मसाइल है उस पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नुमान शराजी साहब। वेलकम करूंगी, डेंटल सर्जन है आपको। बहुत वेलकम आपको प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बात करेंगे हम कि दांतों के मसाइल होते क्यों हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी कहा कि शायद हमारी कोई केयर में प्रॉब्लम होती है या हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्रशिंग का ही तरीका नहीं जानते कि हमें ब्रशिंग किस तरीके से करनी चाहिए या बच्चों को किस तरीके से ये टेक्निक सिखानी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत बहुत अहम मसले की तरफ आपने इशारा किया है। एक्चुअली दांतों के अंदर दांतों की साख्त ऐसी होती है कि चबाने के लिए उसकी उभार और उसकी सतह इस तरह से होती है कि उसके अंदर खाने के फंसने की और खाने की चिपकने की सलाहियत होती है। अब हर ग़िज़ा दांतों को ख़राब नहीं करती। कुछ शुगर्स इस तरह, कुछ स्टार्च इस तरह के होते हैं जिनके अंदर कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि वो दांतों को तेज़ाब के असर से वो दांतों को गला देती हैं जब बैक्टीरिया तेज़ाब देता है। तो इस तरह की कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ जो अगर दांतों के ऊपर फंसी रह जाएं और वक्त पर साफ़ ना की जाएं तो वो डेफिनेटली दांतों की ख़राबी का बायस बनती हैं। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रशिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब रात को 6-8 घंटे के लिए मुंह हमारा बंद होता है तो मुंह के अंदर फिर वो सलाइवा की वजह से मुंह में मूवमेंट नहीं होती और वो जो दांत पे जो खाना जो ग़िज़ा जमा होता है वो फिर डेफिनेटली अपना रोल प्ले करता है और वह दांतों को कैविटी करता है। तो इसलिए सफाई सबसे मेन चीज़ है कि सफाई में अगर कोताही होती तो फिर हमारे दांतों की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती। मजीद इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। जस्ट 2 मिनट्स आपने ब्रशिंग के लिए अपने दांतों की निकालना है दिन में 2 बार, 2 मिनट दिन में, 2 मिनट रात में। तो इस तरह से टोटल थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी फोकस, थोड़ी सी हाइजीन मेंटेनेंस से इंशाल्लाह आप अगर सफाई रखेंगे तो दांतों की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। और ये जो ब्रशिंग का तरीक़ेकार होता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि 2 मिनट तक आपने ब्रश करना है और अपने दांतों के जो राउंड अबाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल के तहत आपने ये ब्रशिंग करनी है। लेकिन बच्चे हम अमूमन देखते हैं कि माँ बाप जो है उनको ये चीज़ गाइड नहीं कर पाते। बच्चे जाते हैं वॉशरूम में, उन्होंने एक ब्रश का हाथ मारा और उसके बाद वो वापस आ जाते, जिसकी वजह से कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ब्रशिंग का एक प्रॉपर तरीका क्या होता है? एग्जैक्टली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इससे पहले एक स्टेप ये आता है कि हम तो देखते हैं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ब्रशिंग ही नहीं करते या जो ब्रशिंग की जिनकी हैबिट नहीं है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि पेरेंट्स उनको गाइड करें, पेरेंट्स उनकी इस तरह से काउंसलिंग करें कि वो उनकी हैबिट बने। अब उसमें ये है कि बच्चे बोलने से नहीं सीखते, बच्चे देख के सीखते हैं। तो जब वो देखेंगे अपने पेरेंट्स को कि वो ब्रश करते हैं, वो रात को सोने से पहले आफ्टर मील वो रेगुलर ब्रश करते हैं, तो उनके अंदर भी हैबिट बिल्डअप होगी। अब होना ये चाहिए, हम तो अपने पेशेंट्स को रिकमेंड ये करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ वॉशरूम में खड़े हों और आप भी ब्रश करें और बच्चों को भी ब्रश कराएं।
तो बच्चे एक एक चीज को नोट करते हैं, आपकी ब्रशिंग मूवमेंट कैसी है, आप किस तरह से ब्रश कर रहे हैं, फिर आप उनको गाइड भी करें कि किस तरह से दांतों की चबाने की सरफेस पे ब्रशिंग करनी है, किस तरह से सामने की तरफ, अंदर जबान की तरफ, किस तरह से टंग को साफ करना है। दांतों पे ब्रशिंग की अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, जैसे आपने बताया कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर मूवमेंट होती है। तो ये डेफिनेटली जब पेरेंट्स को पता होगा तो वो खुद भी बेहतर ब्रशिंग कर सकेंगे और बच्चों को भी गाइड कर सकेंगे। इसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल ये कि हम तो अपनी टैब में, क्लिनिक में, हर जो भी पेशेंट बच्चा आता है हम उसे वो दिखाते हैं सारे प्रोसीजर के, बेटा आपने इस तरह से ब्रशिंग करनी है, स्टेप वाइज। प्लस ये टूथ मॉडल हमारे पास होते हैं, उसमें ब्रश के जरिए दिखाते हैं करके कि इस मूवमेंट में करनी है, इस तरह से करनी है, ये सर्फेसेस आपके दांतों की साफ होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को अगर खुद अवेयरनेस होगी तो वो खुद अपने दांतों की भी केयर कर पाएंगे और प्लस बच्चों की भी फिर वो प्रॉपर केयर कर पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, एक और इशू आता है जो कि हम जैसे कहते हैं सेंसिटिविटी, यानी ठंडा गर्म लगना कॉमनली है। और अगर किसी का मतलब कहते हैं कि कोई दांतों का मसाइल भी नहीं है, लेकिन वो अगर कोई ठंडी चीज़ खा रहे होते हैं या कोई गर्म चीज़ ले रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ठंडा गर्म कॉमनली लगना शुरू हो जाता है। पानी पी रहे हैं तो वो भी लग रहा है दांतों के अंदर। ये क्या मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं या दांतों के अंदर कुछ रगे ऐसी होती है जो वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से ये अमल होता है? एग्जैक्टली और ये बहुत कॉमन चीज़ है ये हमारे सोसाइटी में, दांतों में ठंडा गर्म लगना। एक चीज़ उससे पहले मैं ऐड कर दूं हाइजीन के हवाले से कि ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग भी ज़रूरी है कि दांतों की वो सतहें जहां पे हमारा ब्रश सफाई नहीं करता, जैसे दो दांतों की दरमियानी सतह है जहां पर हमारा ब्रश नहीं जाता, हमारा ब्रश जबान की तरफ, गाल की तरफ और चबाने की सतहों को साफ करता है, 3 सतहों को, बट दांतों के आगे और पीछे जो 2 दांतों की दरमियानी सतह हैं वहां पर सफाई के लिए फ्लॉसिंग ज़रूरी होती। तो फ्लोसिंग एक वो वैक्स लगा हुआ धागा होता है जिसको दांतों के दरमियान गिर्द गिर्द स्लाइड करके हम दांतों के दरमियान गंदगी जमा जो है उसको निकालते हैं। जैसे हमने देखा है कि इवन मील वगैरह गोश्त खाने में गोश्त के रेशे ऐसे होते हैं जो दांतों के दरमियान फंस जाते हैं, तो वो ब्रशिंग से साफ नहीं होते, उसके लिए फ्लॉसिंग इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी सेंसिटिविटी के लिए, तो नेचुरली दांतों में नॉर्मल कोल्ड सेंसिटिविटी नहीं होती अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज्यादा कोई ठंडी चीज इस्तेमाल करें, क्योंकि दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं। अगर किसी वजह से वो सरफेस खत्म हो जाए, वो सरफेस घुल जाए या डिसॉल्व हो जाए या इरोड हो जाए, खराब हो जाए, कैविटीज की वजह से, अगर दांतों में कैविटी है, दांतों में खोल बना हुआ है, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, तो दांतों में सेंसिटिविटी होती। प्लस जैसा आपने कहा कि दांतों के मसूड़े अगर कमजोर हो जाएं तो डेफिनेटली वो फिर वो जड़ें दांतों की खुल जाती हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं, तो जिसमें आइसक्रीम और पानी पीते हुए सेंसिटिविटी फील होती है या मीठा फील होता है। इसी तरह से दांतों के अंदर कहीं भी कोई गड्ढा है, कोई कैविटी है जिसकी वजह से वो दांतों की नस खुल गई है, तो ये वो चीजें होती हैं कि किसी ना किसी खराबी की वजह से या तो दांतों में कैविटी होगी या मसूड़े खराब होंगे जिसकी वजह से जड़ें एक्सपोज हो जाएं, रूट्स खुल जाएं उसकी, इनकी वजह से ही नॉर्मल से हटकर एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी फील होती है। और ये ऐसी चीजें जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अमूमन लोग इसको इतना बॉदर नहीं करते और वो इसको एक कॉमन नॉर्मल लेते हैं। सेंसिटिविटी इज एन इनिशियल प्रॉब्लम। अगर आपको इसको आप इनिशियल स्टेज में एड्रेस नहीं करेंगे, इनिशियल स्टेज में अगर आप इसका तदारुक नहीं करेंगे तो आगे चल के ये बड़ी प्रॉब्लम कॉज करेगी। वो दांत जो आज फिलिंग से वो ठीक हो सकता है, उसकी भराई हो सकती है, कल को वो रूट कैनाल उसका करना पड़ेगा। और अगर रूट कैनाल से भी बात आगे निकल गए तो अल्टीमेटली एक नेचुरल टूथ, एक कुदरती दांत जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है, वो हम उससे महरूम हो जाते हैं, वो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये है कि आप जो है वो डेंटल ट्रीटमेंट जितनी अर्ली स्टेज में कर ली जाए उतना बेनिफिशियल और हेल्पफुल होती है। जितना इसको डिले किया जाए या जितना इग्नोरेंस की जाए तो इग्नोरेंस की वजह से लॉस भी बढ़ता है और प्लस कॉस्ट भी बढ़ती है। बिल्कुल। और लोगों की थिंकिंग भी यही होती है कि जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और लोग कोशिश करते हैं कि हम घर के अंदर ही उसको फर्स्ट एड के तौर पर इस्तेमाल कर लें। जो नुस्खे हमारे जो है बड़े बूढ़े करते आए हैं कि पहले तो डॉक्टर नहीं होते थे, हम तो इसी तरीके से दांतों का इलाज करते थे, लौंग रख ली और इस तरह से अगर दांत तकलीफ कर रहा है या कीड़ा लग गया तो इस तरह की चीज़ें जो है ना घर के अंदर नुस्खे बताए जाते थे। तो लोग कभी भी कोशिश करते हैं कि हम इसी से रेमेडीज़ कर लें या फिर फर्स्ट एड के तौर पर मेडिकल स्टोर पर चले गए, वहाँ से कह दिया भाई पेन किलर दे दें कोई जो हमारी दांतों के दर्द को रिमूव कर दे। वो मोस्टली तौर पर ये तो हमने देखा है कि वो वक्ती तौर पर आराम देती है, लेकिन उसके बाद वही चीज़ आपको आगे जाके अर्ली स्टेज पर आपको एक बहुत बड़ी तकलीफ का बायस भी बना देती है। उससे आपकी स्वेलिंग भी हो जाती है, आपका मुंह भी स्वेल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस भी हो जाते हैं। तो लोग जो ये थिंकिंग डेवलप करके बैठे हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ये बिल्कुल दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोनों का मैं तफसील से जवाब देना चाहूँगा।
एक तो ये कि जो होम रेमेडीज हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, टोटके हैं, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ वर्क करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक नुस्खा हर मसले का हल हो। बिल्कुल। मतलब जिस तरह एक लौंग लोग रख लेते हैं, हमारे बहुत सारे डेंटिफ्राइसिस के अंदर, टूथपेस्ट या जेल्स के अंदर क्लोव ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, यानी लौंग का तेल हम उसको रेमेडी के तौर पर यूज करते हैं, बट उसकी इंडिकेशंस होती हैं कि कहाँ वो वर्क करेगा, कहाँ नहीं करेगा। इसी तरह से अगर वो तमाम मसलों के लिए आपका कोई भी दर्द होता है, कोई भी पेन होता है, और हम उसे लौंग का तेल या लौंग चबा के मुंह में रख लेते हैं, तो वो कहीं इरिटेट भी करता है, कहीं उस बीमारी को और एग्रीवेट भी कर देता है। जो सिर्फ पहले पेन होता है वो बाद में फिर वो स्वेलिंग बन जाती है इरिटेशन की वजह से। तो ऐसा नहीं होता कि हर नुस्खा या हर टोटका तमाम मसाइल का हल है, और इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको इन टोटकों से हटकर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम आपकी है क्या। दूसरी चीज, आपने काउंटर सेल की बात की कि लोग मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से जाके दवाएं खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ा डिजास्टर है हमारी सोसाइटी का कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, अपनी मर्जी से लोग दवाएं खाते हैं, खुद फैसले कर लेते हैं कि मुझे कौन सी खानी है, कौन सी नहीं खानी, कौन सी छोड़नी है। हाँ, एग्जैक्टली। कोई प्रॉब्लम हुई, दांतों में दर्द भी हुआ, एंटीबायोटिक खा ली। अब एंटीबायोटिक का एक डोजेज टाइम होता है कि इतने अमाउंट में लेनी है और इतने टाइम पीरियड तक लेनी है। देखिए, एंटीबायोटिक तभी काम करती है जब उसको प्रॉपर उसके टाइमिंग एंड ड्यूरेशन और डोजेज के साथ लिया जाए। ये ऐसा ही है कि आपने कोई एंटीबायोटिक एक वक्त खा ली, 2 वक्त खा ली, उसका काम था बैक्टीरिया को मारना, लेकिन उसने बैक्टीरिया को मारा नहीं, उसको हर्ट किया, उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन बिल्कुल टोटल खत्म नहीं किया। तो बैक्टीरिया के अंदर एक रेजिस्टेंट पैदा हो जाती है, यानी कि वो उस चीज के खिलाफ अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बना लेता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो एंटीबायोटिक खाई जाएगी तो उस पर असर नहीं करेगी। अच्छा। तो अल्टीमेटली आप जो काउंटर से, जो खुद से खरीद के एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो अल्टीमेटली आगे की ट्रीटमेंट के लिए आप वो रास्ते बंद करते जाते हैं कि आगे वो दवा असर नहीं करेगी। एग्जैक्टली। इसी की तरह बहुत सारे पेन किलर्स ऐसे होते हैं जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स के लिए नुकसानदेह होते हैं। जैसे बहुत सारी पेन किलर्स हैं जो पेप्टिक अल्सर्स में, पेट के अल्सर्स में बहुत ज्यादा पेन एग्रीवेट कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि वन ड्रग इज फॉर ऑल, कि एक मशहूर दवा है जो दांतों के दर्द के लिए फार्मेसी वाले देते हैं और वो हर शख्स को सूट करे, ऐसा नहीं होता। वही दवा जो किसी को रिलीफ कर रही है, वो किसी के लिए बहुत ज्यादा पेन का बायस बन सकती है, दीगर और प्रॉब्लम्स कर सकती है। सही। इसलिए हर शख्स की मेडिकल हिस्ट्री के लिहाज से, उसकी बॉडी के लिहाज से, उसकी बीमारी के लिहाज से दवाएं अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक जादू का नुस्खा है जो सब पे काम करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए इन चीजों को सेंसिटिवली फील करना चाहिए और थोड़ा सीरियसली, जिस तरह हम किसी और चीज के लिए दवाएं दुकान से खरीद के नहीं खा लेते, तो कम से कम अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो उसको डेंटिस्ट को टाइमली कंसल्ट करें ताकि वो इनिशियल स्टेज के अंदर ही वो प्रॉब्लम को रोका जा सके। बिल्कुल, यही बात हम कर रहे थे, क्योंकि विदाउट रिकमेंडेशन अगर आप कोई भी मेडिसिन खाएंगे तो वो आपकी दीगर बीमारियों को जन्म देना शुरू कर देगी, और दीगर जो आपके अंदर एबनॉर्मलिटीज जन्म लेंगी वो आपको काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अमूमन बात करें तो हम बात करते हैं कि जिस तरीके से सेंसिटिविटी की तो हमने बात कर ली कि ठंडा गर्म लगना अभी कॉमनली नहीं होता, उसको भी ईजी नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथ ही अगर कोई कैविटी लग जाए दांत के अंदर, और कैविटी बच्चों के अंदर अमूमन हमने बड़ा देखा है कि ये चीज़ होती है, और बड़ों के अंदर भी आजकल कैविटी का फंक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कैविटी अगर लग जाए दांतों के अंदर तो दांत को रिमूव कर देना चाहिए या उसको रूट कैनाल के प्रोसेस की तरफ लेके जाना चाहिए? बिल्कुल, देखें, इससे पहले भी आपने बहुत ये जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि पहले इतना ज़्यादा ये कैविटीज़ वगैरह का रुझान नहीं था, हम नहीं देखते थे। उसका एक टर्न ये है कि आजकल हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चों के अंदर जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब उसमें क्या है कि बच्चे अगर कैंडीज खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, या पापड़ है, चिप्स है, ये सारे वो स्टार्च, वो शुगर होते हैं जो दांतों पे चिपकने की टेंडेंसी रखते हैं, चाहे वो आलू के चिप्स हों या पापड़ हों या कैंडीज, चॉकलेट्स वगैरह हो। तो जब वो दांतों की सतह पर एक चीज़ चिपकी रह जाती है तो कुछ अरसे के अंदर ही, मतलब 1-2 घंटे के अंदर ही फिर उसका डिके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जंक फूड के एक तो इस्तेमाल की वजह से ये कैविटीज बढ़ना शुरू हो गई हैं। प्लस अगर ये कि दूसरा जो बहुत छोटी उम्र के अंदर एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो नर्सिंग बॉटल कैरीज हैं, कि कुछ बच्चे जो बेबी, जो मदर फीड पे या जो फीडिंग एज के अंदर होते हैं, वो अगर टॉप फीड ले रहे होते हैं तो रात में माएँ फीडर मुंह में रखकर और उनको सुला देती हैं। तो वो पूरी रात जब वो दूध की मिठास दांतों में रहती है तो वो अल्टीमेटली बहुत कम उम्र के अंदर, 1.5-2 साल के अंदर ही बच्चे के सारे दांत खराब हो जाते हैं और बच्चा तकलीफ में भी होता है। और ये इतनी छोटी एज होती है कि फिर वो हम ना दांत को निकाल सकते हैं ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इतना छोटा बच्चा डेफिनेटली वो फिर उसकी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए
जो कैविटीज हैं वो बच्चों में बढ़ने की वजह यही है कि बच्चों में हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन किया जाए। और अगर किसी वजह से कोई कैविटीज हो गई हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है दांतों को बचाना, यानी कि दांत निकालना सबसे आसान काम है। सारी मेहनत उसके बचाने में है, सारे पैसे खर्च उसके बचाने में है। तो दांतों को एक नेचुरल चीज है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, तो इसको जिस हद तक भी हमें जाके उसकी ट्रीटमेंट करके उसके बचाना पड़े, उसे बचाना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत इजीली लोग ये कह देते हैं डॉक्टर साहब दर्द है निकाल दें। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये एक आपका बॉडी ऑर्गन है, जिस तरह आप हाथ में पैर में दर्द हो जाए तो हाथ नहीं कटवाते, बिल्कुल ऐसा ही इसी तरह डेफिनेटली ये आपका दांत है जिसमें अगर दर्द हो तो उसका इलाज करवाना चाहिए, रेदर देन ये कि हम इसे निकाल दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है जिसको एट आखिरी हद तक जाके बिल्कुल इसको ऐसा बचाना ही है चाहिए। कि इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये कि ट्रीटमेंट इसकी अवेलेबल है और ट्रीटमेंट से ही तमाम तरह इलाज हो सकता है, क्योंकि अमूमन हम कह रहे होते हैं कि दर्द में इतने तकलीफ में मुब्तला होते हैं दांत के, और दांत का दर्द बाकी बड़ा ख़तरनाक दर्द होता है। जब वो उठता है तो इंसान काफ़ी अजियत से दो चार हुआ होता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि उसको रिकवर किया जाए, उसको रिक्योर किया जाए, ताकि आगे जाके आपका जो ओरिजिनल टीथ है वो ओरिजिनल ही होता है और जो आर्टिफिशियल होता है वो आर्टिफिशियल के तौर पर ही लगा होता है। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर हेल्थ टॉक में खुशामदीद। नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे क्रिएटिविटी और जिस तरीके से क्रिएटिव हम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, यानी अमूमन हमने देखा है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि मेडिसिन हम लोग खुद ले लेते हैं, ट्रीटमेंट का हम लोग खुद शौक रखते हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट भी खुद कर लें, साथ ही साथ जो कीड़ा लग जाता है, सेंसिटिविटी हो जाती है, ये ऐसे मसाइल हैं जो कि कॉमनली हम देख रहे हैं कि हर दूसरे शख्स जो है वो इसमें मुब्तला है। इसका हमने इलाज भी जानने की कोशिश की, इसके हमने वजूहात भी जानने की कोशिश की, ये होता क्यों है। साथ ही साथ हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर कीड़ा लग गया तो उसको रिमूव कराते हैं, रिमूव कराना हल नहीं होता, जिसकी हमने बात भी की कि रिमूव करा लेंगे तो आपका जो है वो आर्टिफिशियल टीथ होगा, और आर्टिफिशियल टीथ और ओरिजिनल टीथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, जिसे वाज़ेह तौर पर फ़र्क हम खुद भी देख रहे होते हैं कि आपका वो वाला फंक्शन नहीं कर पाता टीथ जो कि आपका एक ओरिजिनल टीथ फंक्शन कर रहा होता है। ना आपको मज़ा आ रहा होता है खाने पीने में, ना आप वो अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ उस चीज़ को ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि हमने अमूमन देखा डॉक्टर साहब कि जो दांतों के मसाइल होते हैं, दांतों का जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है। तो जो पेशेंट्स होते हैं, जो पेशेंट होता है उसको पेशेंस नहीं होता। सीधी सी बात ये है कि वो ये चाहता है कि भाई हमारा जल्द से जल्द जो है वो दांत रिमूव हो जाए और हम जल्दी से जो है ना वो इस पेन से आज़ाद हो जाए। पेन बड़ा ख़तरनाक होता है और हमें भी हो चुका है, क्योंकि जब हम लोग भी बचपन के एजेस में थे, टॉफ़ियाँ खाते थे, चॉकलेट्स खाते थे, तो कीड़ा लग जाता था, उसका पेन हमने भी बर्दाश्त किया है। फिर हम कोशिश ये करते हैं भाई जल्दी से रिमूव कर दें इस चीज़ को। तो आप क्या समझते हैं, रिमूव करना हल है या फिर इसको पेशेंस के साथ ही लेके चलना पड़ता है? बिल्कुल, सबसे मेन पहले तो ये कि उस स्टेज तक इसको पहुंचने ही ना दिया जाए कि इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त करना पड़े। डेफिनेटली जब शुरू से केयर होगी तो इस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से दांत इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि इतना सिवियर पेन हो जाता है तो उसकी रेमेडी है, उसका इलाज कराएं, जल्द से जल्द उसका इलाज कराएं, मजीद खुद से कोई टोटके ना करें। और प्लस ये थोड़ा सा टाइम अगर लगता भी है इलाज में तो ये आगे के लिए बेनिफिशियल है। मतलब अगर एक दांत है जिसको अगर रूट कैनाल करके बचाया जा सकता है तो ये कई गुना बेहतर है उससे कि अगर उस दांत को निकाल दिया जाए और वहां पर नकली दांत लगा दिए जाए। तो थोड़ी सी किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन में, इवन हमारा घर भी अगर बन रहा होता है तो थोड़े दिन के लिए हमें तकलीफ तो उठानी पड़ती है कि चीजें फैली होती हैं, बिखरी होती हैं और उनको मैनेज करना पड़ता है। तो एक कंस्ट्रक्टिव काम के लिए थोड़ा सा पेन बियर करना पड़ता है। तो अगर आपको अपने पेन से निकलना है तो थोड़ी बॉदरेशन फील करनी पड़ेगी। कम से कम एक सिंगल विजिट के बाद ही, हर मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में एक विजिट के बाद ही पेशेंट के पेन में रिलीफ हो जाता है। ऑल्दो वो प्रोसीजर प्रोलॉन्ग हो सकता है, अगर आपकी रूट कैनाल है तो उसके 1-2 विजिट्स हो सकते हैं, अगर उसकी कैपिंग लगनी है तो विजिट्स हो सकते हैं, बट ये है कि पेन फर्स्ट विजिट में ही रिलीफ हो जाता है। और ये कि अगर एक चीज को बचाना है तो मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी चाहिए। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, रूट कैनाल का जो प्रोसेस की हम बात करें, रूट कैनाल का प्रोसेस कब इम्प्लीमेंट होता है दांत के अंदर, और ये करवाने की जरूरत किन वजूहात की बिना पर होती है? बिल्कुल, देखिए कैविटीज दांतों में अगर गड्ढा बन जाए और वहां पर खाना फंसता हो तो वो कैविटी को मजीद और बढ़ाती रहती है, मजीद वो डीके कर बढ़ता रहता है। अब ये कि वो डीके, वो कैविटी, वो होल, वो खला जो है वो इतना ज्यादा डीप हो जाए कि दांतों के अंदर एक गूदा होता है जिसे हम पल्प कहते हैं। दांतों के बाहर तो हार्ड लेयर है और अंदर गूदा मौजूद है, जहां सेंसेशन मौजूद होती, जहां हिस्से मौजूद होती। तो अगर हमारा डीके इतना ज्यादा डीप हो जाए कि वो उस गूदे तक, उस पल्प तक पहुंच जाए तो फिर उस वक्त फिलिंग का रास्ता नहीं बचता, फिर उस वक्त रूट कैनाल ही करवानी पड़ती है।
तो दैट मीन्स सादा अल्फाज में आप ये समझें कि अगर आपके दांतों में खाना फंसता है और आप उसे निकाल लेते हैं, दैट इज द टाइम फॉर फिलिंग। तो आपके दांतों को फिलिंग की जरूरत है। अब वो वक्त है कि आप अपने दांतों की फिलिंग कराएं। लेकिन अगर आपके दांतों में खाना फंसता है और पेन भी होने लगा है, तो अब फिलिंग से काम नहीं चलेगा। अब आपको रूट कैनाल करानी पड़ेगी। ज्यादातर कंडीशन में पेन वाले दांतों की रूट कैनाल ही करनी पड़ती है। अच्छा। तो हमारी इग्नोरेंस ये होती है कि जब तक हमें पेन नहीं होता हम उस चीज को सीरियस नहीं लेते। Exactly. हम डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते। जब पेन होता है तो हमें पता चलता है अब तो बहुत देर हो चुकी है, फिलिंग से काम नहीं चलेगा, अब रूट कैनाल करानी पड़ेगी। तो ये वो थोड़ी सी इग्नोरेंस होती है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और हमारे ट्रीटमेंट पेन भी बढ़ जाता है। तो अगर हम खाना फंसने के दौरान ही उसको जाके ट्रीट करवा लें तो सिंपल जस्ट एक छोटी सी फिलिंग होगी, आपका मसला हल हो जाएगा और आगे होने वाली सारी कॉन्सिक्वेंसेस से भी हम बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, रूट कैनाल का जो आपने तरीके बताया कि पहले पेन नहीं होता, उसको हम लाइटली ले रहे होते हैं, उसके बाद जब पेन होता है तो रूट कैनाल की तरफ जाते हैं। रूट कैनाल इन केस हो गया, रूट कैनाल होने के बाद के कैपिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है लोग रूट कैनाल करके चले जाते हैं और करवा लिया उन्होंने, इट्स ओके, उसके बाद फिर वो नॉर्मली अपना खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं जैसे डॉक्टर उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है उस हिसाब से। लेकिन अगर रूट कैनाल हमने करवा लिया है तो कैपिंग भी एक प्रोसीजर होता है जो कि बड़ा ज़रूरी होता है। कहते हैं लेयर होती है आपकी जो कि आपके टूथ को रिकवर करती है, आपके टूथ को कवर करके रखती है ताकि आपको मज़ीद कोई तकलीफ ना हो। तो ये लोग अमूमन जो है ना, मैंने देखा है कि इसको अवॉइड कर देते हैं। आप क्या समझते हैं, ज़रूरी है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब एक दफा रूट कैनाल हो जाती है तो पेन रिलीफ हो जाता है, तकलीफ जैसी खत्म होती है, पेशेंट कहता है अब सब ठीक है। टीथ वीक होता है ना तो बेसिकली। लेकिन ये होता है कि ये डिपेंड करता है टीथ के ऊपर कि रूट कैनाल से पहले या रूट कैनाल के दौरान वो टीथ स्ट्रक्चर कितना ज्यादा लॉस्ट हो चुका है, दांत का कितना हिस्सा बाकी है और कितना जाया हो चुका है। अगर वो दांत इतना बड़ा पार्ट उसका मौजूद है कि बाकी हिस्से को हम फिलिंग करके बना के और उससे खाया चबाया जा सकता है, ये डॉक्टर डिसाइड करता है, तो फिर ये कि जरूरत नहीं होता कि हर कंडीशन में हम कैपिंग करें। अच्छा। लेकिन इन आर सोसाइटी हम बाहर देखते हैं, बाहर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कि मैंडेटरी नहीं होता रूट कैनाल के बाद कैपिंग करना, बट हमारी सोसाइटी में ये है कि पेशेंट इतना लेट रिस्पॉन्ड करता है या इतना लेट हमें रिपोर्ट करता है कि रूट कैनाल के साथ साथ दांत का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका होता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रक्चर लॉस हो चुका होता है कि अल्टीमेटली रूट कैनाल के बाद कैपिंग जरूरी हो जाती है। तो आप सादा अल्फाज में ये समझें कि हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरह के केसेस आते हैं क्लिनिकली, उसमें रूट कैनाल के बाद कैपिंग कराना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, क्योंकि वो रूट कैनाल इतना ज्यादा वो दांत कमजोर हो चुका होता है कि रूट कैनाल ठीक हो भी जाए तो वो आपके चबाने की प्रेशर को, फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर पाता और बाय द टाइम अल्टीमेटली वो दांत ब्रेक होकर टूट जाता है। तो आपकी वो रूट कैनाल भी जाया होती है, वो दांत भी जाया होता है, वो सारी मेहनत, पैसे, वो सारी चीजों का वेस्ट जाया हो जाता है। यानी कैपिंग इट्स इम्पोर्टेंट, बिल्कुल मैंडेटरी। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि कैविटी एक जस्ट लाइक अ धीमक, आपकी धीमक की तरह आपके दांत को खाती है। जब वो धीमक लग जाती है तो आपका एक कहते हैं ना पिलर कमजोर होना शुरू हो जाता है, और जब वीक होता है वो पिलर तो फिर आपको उसके लिए कवरिंग के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रोसीजर करना पड़ता है। तो अमूमन लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। ये सवाल करने का मकसद यही था कि अगर आप इतने प्रोसीजर के तहत जा रहे हैं या इतनी ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग आप करवा रहे हैं या अपना पेन रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक कैपिंग के थ्रू आउट भी जाए ताकि आपका जो टीथ है वो आपका रिकवर रहे और आपका टाइम टेकन रहे। क्योंकि अमूमन देख रहे हैं हम कि जब फिलिंग करा रहे होते हैं तो फिलिंग तो निकल जाती है, फिलिंग आप क्योंकि जिस तरीके से हमारी ग़िज़ाएँ हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा है और गोश्त खोर बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग गोश्त की कोई भी चीज़ या सख्त हार्ड चीज़ कोई भी खाते हैं तो उससे हमारी फिलिंग जो है वो टिकती नहीं है, फिलिंग वक्ती तौर पर होती है, वो निकल जाती है। तो फिलिंग को रिकवर करने के लिए रूट कैनाल का कैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, टीथ का कैप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आप लगाएं तो आप जाके आगे जाके आप उसकी प्रोलॉन्ग हिफाजत कर सकते हैं दांत की अपने। अच्छा, ये तो हो गया सारे दांतों के प्रोसीजर के हवाले से। अब जो बड़ा मसला ये है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है या हमारी नौजवान नस्ल ना भी हो, बड़ों की अगर हम बात करें तो गुटखा, छालिया, मेनपुरी, ये ऐसी चीज़ें जो कि कॉमनली ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं और लोग खा भी रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि दांतों में स्कार्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, दांतों में जो है वो गंदगी लगना शुरू हो जाती है और दांत जो है वो अजीब सी शेप में भी आ जाते हैं, साथ ही साथ उसका एक स्माइली फेस का जो खूबसूरती होती है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं इसके लिए क्लीनिंग एंड वाइटनिंग का क्या प्रोसीजर होता है? बिल्कुल, देखिए हमारे पूरे फेस का प्रोफाइल, पूरे फेस की ब्यूटी हमारे दांतों से, जिस तरह हमारा पूरा बॉडी हमारी अपनी होती है लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत इंसान अपने चेहरे पे करता है या अपने घर में सबसे ज्यादा ड्राइंग रूम को सजा के रखता है।
तो इसी तरह पूरा फेस प्रोफाइल, पूरी ब्यूटी हमारे दांतों से, मतलब आप मुंह खोलते हैं और आपके दांत अगर बुरे दिख रहे हो तो आपका सारा प्रोफाइल जीरो हो जाता है। तो ये है कि बिल्कुल दांतों में अगर पान गुटखा छालिया की वजह से स्टेन्स हैं और आप मुंह खोलते हैं और दांत आपके लाल लाल ब्राउन ब्राउन दिख रहे होते हैं तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए स्केलिंग ज़रूरी है। स्मोकिंग के स्टेन्स दांतों के अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन पान गुटखा छालिया के तो बाहर भी दिख रहे होते हैं, तो इसके लिए स्केलिंग ज़रूरी है। स्केलिंग वैसे भी हम रिकमेंड करते हैं कि चूंकि हमारे दांतों में जो दांतों के दरमियान खाना फंस रहा होता है, जो ग़िज़ा फंस रही होती है और वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पेसेस बना लेती, तो अपेरेंटली ये चीज़ हमें अपने आंखों से नहीं दिखती अनटिल अनलेस के हम मिरर के सामने खड़े हैं और फोकस करके एक एक दांत को देखें तो शायद कोई दिखे, वरना छोटा सा ब्लैक स्पॉट भी दांतों के अंदर अगर हो जाए तो वो डीप लीजन को कॉज कर देता है, वो आगे चल के बड़ी कैविटीज बना देता है। तो इसलिए चूंकि ये अपेरेंटली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे आंखों से नहीं दिखती, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम हर 6 महीने पे इसको जो है वो दांतों का चेकअप जरूर करा लें, सही, डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर करें। इसके अलावा स्केलिंग पॉलिशिंग के साथ ये गंदगी, ये सारी चीज़ें स्केलिंग पॉलिशिंग से साफ हो जाती हैं। बट अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके इस्तेमाल में है, आप गुटखा है, छालिया है, ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहें, या इवन फीमेल्स भी हैं जो पान गुटखा नहीं खाती बट ये कि उनका कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा फूड फ्लेवर्स, फूड कलर्स वाली डाइट इस्तेमाल करते हैं, या जंक फूड के अंदर बहुत ज़्यादा फूड कलर्स होते हैं वो इस्तेमाल होता है, या स्पाइसेस का इस्तेमाल है, कोई भी ऐसा स्टेन जो दांतों के ऊपर स्टेन छोड़ देता है, उसके लिए फिर ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम मजीद भी प्रोलॉन्ग करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे दांतों में स्टेन लग क्यों रहा है। काफ़ी लोग वैसे भी परेशान होते हैं कि हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जो है येलोइश दांत से नहीं जाती है और इस तरीके से स्टेन जो है मुख्तलिफ तरह के हमारे दांतों में इंप्लीमेंट हो जाते हैं। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए हाल टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया, साथ ही हम एक इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे थे जो है वाइटनिंग और क्लीनिंग का प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता उनके दांतों में स्टेन क्यों आ रहे हैं। बाज़ वक़्त लोग गुटखा, छालिया, पान, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनके स्टेन तो नॉर्मली आते ही आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके स्टेन क्यों आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और ये बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ या कौन सी डाइट आप ऐसी इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपके दांतों पर स्टेन पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि फ्लेवर ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, फूड फ्लेवर ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी स्टेन आ जाते हैं, या फिर चाय और कॉफ़ी जो कि अमूमन हमारी ज़िंदगी की रूटीन है, लोग उसे 2-2, 3-3 टाइम पी रहे होते हैं, उसकी वजह से भी स्टेन आ जाते हैं। बिल्कुल, ये नेचर ऑफ जॉब भी इसकी वजह से ये वेरी करती है कि जिन लोगों की जॉब ऐसी है वो मल्टीपल टाइम्स दिन में 4-5-6 बार कॉफ़ी या चाय पी रहे होते, उनमें स्टेनिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। इसी तरह से जिन लोगों का जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा, जितने मार्केट में चिप्स और पापड़ और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल है, सबके अंदर फूड कलर वो होते हैं, शामिल होते हैं। तो वो फूड कलर, हर फूड के अंदर फूड कलर का जो स्टेन है वो दांतों के ऊपर जम रहा होता है। इसके अलावा घरों में अगर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा कलर वाली इस्तेमाल हो रही, तो ये सारी फूड के अंदर ही शामिल वो चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर की कोई चीज़ आप खाएं तो स्टेनिंग हो। तो ये नॉर्मल हमारी डाइट के अंदर, हमारे फूड के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी दांतों में स्टेन कर रही होती। अब इसकी सफाई के लिए कि नॉर्मल ब्रशिंग से ये स्टेन साफ नहीं होते, ये दांतों के अंदर ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं, जो कि दांतों को ऊपर से तो साफ कर देती हैं, लेकिन जब तक दांतों की प्रॉपर वाइटनिंग का प्रोसेस ना हो, जो कि ब्लीचिंग का प्रोसेस है, और आजकल ये बहुत कॉमन है। जिस तरह लोग रैंडमली बाई मंथली बैठ के जो है वो सैलून में फेशियल वगैरह ले रहे होते हैं और सर्विसेज ले रहे होते हैं, इसी तरह अब ये नॉर्मल ट्रेंड बन गया है कि ये रेगुलरली वाइटनिंग करवाना, ब्लीचिंग करवाना हर 2 महीने 3 महीने के बाद, ये एक बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है आजकल यंगस्टर्स के अंदर। क्योंकि डेफिनेटली हर शख्स चाहता है कि अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करे, अपने दांत वो उसके साफ दिखें, साफ सफेद दिखें, स्माइल इनहेंस हो सके। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कम से कम 6 महीने में एक बार, आपको कोई प्रॉब्लम ना भी हो फिर भी सिर्फ जस्ट फॉर कंसल्टेशन आप डेंटिस्ट को विजिट जरूर करें। और बाकी स्केलिंग का प्रोसीजर है, स्केलिंग, पॉलिशिंग, कम से कम साल में 2 दफा स्केलिंग जरूर कराएं, क्योंकि ये इनविजिबल टार्टर होते हैं जो दांतों के मसूड़ों के दरमियान जम रहे होते हैं, जिन्हें हम साफ नहीं करते तो वो आगे चल के प्रॉब्लम कॉज कर रहे होते हैं। तो वैसे तो नॉर्मल ब्रशिंग अगर रूटीन होगी आपकी तो ये नहीं जमते, बट अगर किसी वजह से कहीं कोई कोताही है और दांतों में गंदगी जम रही है तो उसके लिए बेहतर है कि आप साल में 2 दफा या हर 6 महीने के गैप के साथ डेंटिस्ट को विजिट जरूर करें। और
अगर आपका थोड़ा सा भी कोई इस तरह का जॉब नेचर है आपकी, जहाँ पे आपकी पब्लिक डीलिंग है, मीडिया पर्सनल्स हैं, उनके लिए तो ये एक आजकल लाजमी मैंडेटरी फैक्टर बन गया है कि ब्लीचिंग या टूथ वाइटनिंग कराना। अच्छा, ये कितने पीरियड तक चलता है? क्योंकि अगर ये करवा लिया जाए, क्लीनिंग और वाइटनिंग का प्रोसीजर होता है, ये करवा लिया जाए तो ये कितने टाइम पीरियड तक जो है वो रहता है? क्योंकि लोगों की ग़िज़ाएं तो चेंज नहीं हो सकती, वो तो कंटिन्यूसली डाइट का हिस्सा है। जैसे कि आपने कहा कि फूड कलर्स तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके अंदर ना मिला हो, और अगर हम बाहर की चीज़ों की बात करें तो उसमें तो कॉमनली मैंडेटरी है, आपने जैसे कहा। तो अगर इस तमाम चीज़ों के ड्यूरेशन में अगर इस तरह की कोई ट्रीटमेंट ले ली जाए क्लिनिक और वाइटनिंग की, तो वो कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से होती है? देखिए, ये अगेन मैं यही कहूंगा, ये डिपेंड करता है कि उसके बाद आप कैसी डाइट लेते हैं और कितनी जल्दी दांतों में वो स्टेन दोबारा आ जाता है। ये एक सादा मिसाल है कि जिस तरह आप अपनी कार वॉश करवाते हैं, तो पहले से कार की जो गंदगी हो, जो उसके अंदर डस्ट हो, तो कार वॉश वाला अपनी मैक्सिमम मेहनत करके आपकी कार को उस वक्त चमका सकता है, लेकिन वो आगे कितने अरसे वो चमकी रहेगी ये गारंटी नहीं ले सकता। तो ये ऐसा ही है कि आपके पहले से वो दांत में कितना स्टेन है, इस पे तो मेहनत की जा सकती है, लेकिन ये स्टेन दोबारा कितनी जल्दी लग जाएगा ये डिपेंड करता है कि दोबारा आप वो डाइट कितनी जल्दी और किस तरह से लेते हैं। तो अगर आपके दांत जल्दी आपके स्टेन होते हैं, अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बार बार वाइटनिंग का प्रोसीजर करवाएं, इसके लिए रेगुलर ब्रशिंग हो प्लस वाइटनिंग टूथपेस्ट भी आते हैं जो कि जिसके अंदर ब्रिसेस और चीजें बीड्स वगैरह इस तरह की होती हैं कि वो आपको कुछ वाइटनिंग इफेक्ट भी दे रहे होते हैं। तो अगर ये है कि इस तरह का आपका इस्तेमाल ज्यादा है, कुछ लोगों की रूटीन होती है, ज्यादातर वो बाहर का खाना खाते हैं या बाहर के जंक फूड्स वगैरह ले रहे होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं या जूसेस पी रहे होते हैं, तो जूस के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर फूड कलर मौजूद होता है। तो इस तरह की चीजों में फिर ये कि आप वाइटनिंग टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करें कि आपका कम से कम स्टेन वो डल होता रहे और जो आपने वाइटनिंग कराई वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रह चल जाए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें तो आपने बताई। अच्छा, अगर वाइटनिंग और क्लीनिंग का प्रोसेस हो जाए तो मैंने लोगों से शिकायत ये ज़रूर सुनी है जिन्होंने कराए हैं कि उसके कई अरसे बाद जो है ना, या उसके फ़ौरन बाद ही हम लोग देखते हैं कि सेंसिटिविटी का इशू बड़ा क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं तो वो दांतों पर इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा होता है? ऐसा कुछ दिन तक होता है, मतलब हार्डली इट लास्ट फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन की ये कंप्लेन होती है। वो भी इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि अगर नॉर्मल स्केलिंग पॉलिशिंग करवाते हैं तो उसमें शायद थोड़ी बहुत 2-3 दिन रहती है, लेकिन ब्लीचिंग के बाद बाकायदा उसके ऊपर जो है वो विटामिन ई के जेल पेस्ट किए जाते हैं, फ्लोराइड ट्रीटमेंट होती है। तो उसमें अगर ये चीजें ना की जाएं, हो सकता है शायद किसी जगहों पर अगर कोई कंप्लेन है तो ये कहीं कोई चीज मिस हो गई हो, बट अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए तो ये ऐसा ट्रीटमेंट है कि आप की कोई बॉदरेशन नहीं होती है, आपका कोई शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होता, आप बिल्कुल वाइटनिंग कराएं और पार्टी अटेंड करें और वहां पे खाएं पिए, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को सारी चीजों को फॉलो किया जाए। ठीक है, चलिए ये तो बात कर ली हमने वाइटनिंग और क्लीनिंग के हवाले से। अब आ जाते हैं जरा अकल की दाढ़ पर, क्योंकि ये भी ऐसा इशू है जो कि आजकल तो मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स को भी निकल रहा है। और अकल की दाढ़ आना, जो हम अमूमन इसका मजाक भी बना रहे होते हैं, यार तुम्हारी तो अभी से अकल की दाढ़ आ गई है, तो ये क्यों आती है? और अगर विजडम टूथ आ गई, जिसे हम विजडम टूथ कहते हैं, वो अगर आ गई तो लोग उसे कोशिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द निकलवा दिया जाए क्योंकि पेनफुल होती है। तो आपकी समझ से इसको निकाल देनी चाहिए? अच्छा, नहीं, देखिए, इसमें अकल दाढ़ को अकल दाढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उम्र के उस हिस्से में आती है जब इंसान अक्लमंद हो चुका होता है, मतलब 18 से 22 साल के अंदर ये दांत निकलती है ये। अच्छा, इसमें अकल दाढ़ नॉर्मल है और हर शख्स के अंदर, जो हम बचपन से सुनते आए कि 32 दांत होते हैं, तो ये अकल दाढ़ उस 32 दांतों का हिस्सा है, अ सेट ऑफ टीथ जिसके अंदर 32 दांतों में अकल दाढ़ मौजूद होती है। प्रॉब्लम वहां होती है जब हमारा जबड़े का साइज, जबड़े की हड्डी छोटी हो या अकल दाढ़ प्रॉपर टाइम पे ना निकली हो या सही डायरेक्शन में ना निकली हो, और जिसकी वजह से वो दूसरे दांतों को या तो हिट कर रही हो या आधी निकली हो आधी फंसी रह गई हो, जिसकी वजह से वहां पर खाना फंसने की जगह बनी हो, या टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में निकली हो। तो अगर किसी वजह से वो नॉर्मल से हटकर है तो फिर वो प्रॉब्लम कॉज करती है। और ऐसी कंडीशन में अगर वो प्रॉब्लम कॉज करती है तो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन यही होता है कि उस अकल दाढ़ को निकलवा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर शख्स में निकलवाना जरूरी होता है। कुछ लोगों में जिनमें वो प्रॉब्लम करती है, ये पेन तो होता है, उसके इरप्ट होने का, दांत निकलने का दर्द, कुदरती दर्द है, वो होता है, लेकिन वो दर्द लास्ट कर जाता है आगे तक अगर वो मुकम्मल तौर पर सही नॉर्मल डायरेक्शन में ना निकले या नॉर्मल ना हो, तो फिर वो पेन करती है और उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन अकल दाढ़ की निकलवा देना, सर्जरी करवाना। अच्छा, यानी नॉर्मली यही होता है कि अगर पेन करे तो आप निकलवा दें। अगर पेन करे तो देखना पड़ता है पेन की नौयत क्या है। अगर उसमें कोई कैविटी हो गई है तो वो फिलिंग हो सकती है, बट अगर वो टेढ़ी डायरेक्शन में निकली है या आगे वाले दांत को हिट कर रही है या हड्डी के अंदर फंसी हुई है,
फिर उन कंडीशन में ज्यादातर की तरफ सर्जरी की तरफ जाके हमें उन दांतों को निकलवा देना पड़ता सही, वरना ओवरऑल अगर वो पेनफुल नहीं है तो फिर ना आप निकलवाएं, अपने मुंह जिंदगी से भर हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आपने मुंह में रख सकते हैं, तो बिल्कुल, वो exactly आपको ऐसा ही है। प्रॉब्लम नहीं देगी। ठीक है, अच्छा ब्रेसेस की बात कर लेते हैं। ब्रेसेस भी बड़े, उसकी भी टाइप्स हैं। अब तो जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है वैसे वैसे ट्रीटमेंट भी आ रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। लोगों के दांत आगे पीछे हो जाना, शेप इरेगुलर हो जाना, या दांतों का हिस्सा कुछ बाहर की तरफ आ जाना, इन कंडीशन के ऊपर क्या करते हैं, ब्रेसेस की तरफ जाते हैं लोग। ब्रेसेस किस कंडीशन पे लगाने पड़ते हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं? बिल्कुल, आप ये बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि हम ब्रेसेस पहले देखते थे कि मुंह खोलते ही सामने लोहे के तार, स्टील के तार और स्टील के ब्रैकेट्स दिखते थे, बुरे जो भी कि- लगते थे। हाँ, जो कि एक ऑकवर्ड फीलिंग आती थी। बट ये कि आप इनविजिलाइन या इनविजिबल अलाइनर्स आ गए जो दांतों को सीधे कर देते हैं। उनकी जरूरत उस वक्त महसूस होती है जब किसी भी वजह से आपके दांत अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में ना हो, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधे ना हो, दांत टेढ़े मेढ़े हों या प्रोट्रूडेड हों, बाहर की तरफ हों। कुछ लोगों की थंब सकिंग की हैबिट होती है बचपन की एज में, या और स्पेसिफायर वगैरह लेते हैं, तो किसी भी वजह से अगर दांत टेढ़े मेढ़े हो गए या दांत बाहर निकले हुए, तो उनको सीधा करने के लिए ब्रेसेस लगाए जाते हैं, जिसके लिए अभी बड़ी एडवांसमेंट है जो आपने बताया कि वो इनविजिबल अलाइनर्स लगाए जाते हैं। उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि जो ब्रेसेस लगाने की वजह से दांतों की ब्रशिंग में प्रॉब्लम होती थी, प्रॉपर दांतों की सफाई नहीं हो पाती थी, मसूड़े सोयल होने लगते थे, दांतों में गंदगी जमने लगती थी, इन सारी चीजों से बहुत अच्छा इसको एक सोल्यूशन मिल गया है कि Aligner. वो बिल्कुल अलाइनर्स, आप अलाइनर यूज करें तो आप इतने करीब से बात करने वालों को भी पता नहीं चलता कि आपने अलाइनर लगाया हुआ है। और ये कि आपकी ट्रीटमेंट भी साथ साथ होती रहती है, आपकी हाइजीन भी बेस्ट रहती है कि आप वो जब चाहते हैं उसको निकाल के दिन में 2 से 3 बार ब्रशिंग कर सकते हैं। तो ये इट इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि अब ब्रेसेस से अब हटकर अब लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं अलाइनर्स की तरफ, और इनविजिबल अलाइनर्स जो है वो अब काफी ज्यादा तो यूज सबसे किया जा रहा है। अच्छा रिजल्ट आप क्या समझते हैं, क्या ब्रेसेस का है या फिर अलाइनर्स का? कुछ कंडीशंस हैं जहां पर अलाइनर्स की लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है तो इतनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट जहां नहीं कर पाता, तो कुछ इंडिकेशंस है, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अलाइनर्स आर वर्किंग बेस्ट। ये बेस्ट रिजल्ट है इसका। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल एक शिफ्ट आया है और लोग जो है वो अलाइनर्स की तरफ ही ज्यादा जा रहे हैं। और आपकी इसी डिस्कशन के तवज्जुह से मैं आपको बताता चलूं कि अभी ईसा लेबोरेटरी के अंदर हमने 20% स्ट्रेट अवे ऑफ दिया हुआ अलाइनर्स के ऊपर, कि कोई भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो, इवन डेंटल की कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसके ऊपर 20% ऑफ अच्छा। ऑफर कर रहे हैं हम ईसा लेबोरेटरी में, नॉर्थ नाजाबाद में और तमाम ब्रांचेस में ऑल ओवर द पाकिस्तान। इसके अलावा जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसका तफसील से आपने जिक्र किया, वो टीथ वाइटनिंग है, उस पर 30% ऑफ है कि आप, चूंकि ये एक वेडिंग सीजन है तो इसके लिए अंदर जो है वो लोगों को बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लीचिंग के लिए, टीथ वाइटनिंग के लिए आप इस प्रोसीजर को अवेल कर सकते चले, हमने सुना था सलून्स तो टिप्स देते ही हैं और वो तो अच्छी ऑफर्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर ही डॉक्टर्स भी अच्छी ऑफर्स दे रहे हैं। तो जो लोग करवाना चाह रहे हैं और जो लोग जिनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, तो वो लोग जाके ज़रूर इस चीज़ को अपना सकते हैं। अच्छा, ब्रेसेस के हवाले से हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वायर वाला ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी फोर्स ज़्यादा लगती है। अच्छा, लेकिन जो वायर वाला जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेसेस, उसमें ये होता है कि जब आप मुंह दांतों में लगा हुआ होता है, मुंह के अंदर वो इम्प्लीमेंट हुआ होता है, तो उसकी वजह से छाले, मुंह का कटना, आप ब्रश नहीं कर पाते, उसकी वजह से अनहाइजीनिक भी होता है मुंह, लेकिन उसको कंटिन्यूसली आप निकाल नहीं सकते जब तक डॉक्टर की प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए। फिर ये होता है कि डॉक्टर वक्फे से वक्फे उसको टाइट करता है ताकि वो उसकी जो पोजीशन है वो बैलेंस में आ सके। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो ब्रेसेस वाले पे ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू लाइनर, जो आपने कहा। एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों से आप अलाइनर्स की कंडीशन में बच जाते हैं कि तार चुभना, कट लगना, छाले बन जाना, हाइजीन प्रॉपर ना मेंटेन होना, सफाई प्रॉपर ना करना, इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं अलाइनर्स में। बट फिर भी कुछ कंडीशंस के अंदर ब्रेसेस ही लगाए जाते हैं। ब्रेसेस में ये होता है कि आप चाहते हुए भी उन चीज़ों को हटा नहीं सकते और अल्टीमेट टाइम पर रिजल्ट मिल जाता है। थोड़ा सा ड्रॉबैक अलाइनर्स में ये होता है कि हम पेशेंट को दे देते हैं कि ये आपने अलाइनर्स है, ये घर में यूज़ करना है। अब वो प्रॉपरली यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे, कितने घंटे जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है उतना टाइम यूज अगर नहीं कर रहे तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट आ सकता है अगर पेशेंट की नेग्लिजेंस हो। वरना अगर प्रॉपरली पेशेंट उसे यूज करे तो बेस्ट रिजल्ट है अलाइनर्स का। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि 60 to 70% लोग जो है वो अलाइनर्स ही यूज कर रहे हैं, ब्रेसेस कम हो गए।
ठीक है, यानी जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वैसे वैसे लोग जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं, वरना अमूमन हमने देखा है कि वो ब्रेसेस की तरफ जाते हैं, और ब्रेसेस जो है वो जैसे कि आपने भी कहा कि फोर्स ज़्यादा इंप्लीमेंट होती है जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट देते हैं। अलाइनर्स भी आपने कहा कि आप जो अमूमन हम देख रहे हैं अलाइनर्स के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं अगर वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट के हवाले से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो। अच्छा, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रोसेस की बात जो हमने की है, या जिस तरीके से हमने बात की कीड़ा लग जाना, सेंसिटिविटी हो जाना, ठंडा गर्म लगना या रूट कैनाल कराना, ये चीज़ें बताने का मकसद आप लोग को इतना था कि जितनी भी चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, दांतों के मसाइल आपको बार बार महसूस हो रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रिकमेंड करें। डॉक्टर खुद नुमान शराजी जो है वो नॉर्थ आसमाबाद ब्रांच में होते हैं ईसा लेबॉर्ट्री के, और बहुत सारे ऐसी ईसा लैब की ब्रांचेस हैं जहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, और वहाँ पर जो है वो आप जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तमाम चीज़ें आप बाखूबी करा सकते हैं, ताकि जो मसाइल है वो आपको पता चल सके कि आपके साथ हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान शराजी, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, Thank you so प्रोग्राम का much. वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।